यार हर हफ्ते इस प्रिंटर का मूड ही अलग होता है। कभी इंक खत्म, कभी पेपर जैम। सेम मशीन, डिफरेंट ड्रामा। क्लासिक केस ऑफ हार्डवेयर बना दिया मगर मेंटेनेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। स्टोरी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रो, सब कुछ बनाना है लेकिन सीमलेसली। उफ भाई, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ चीजें नहीं, पूरा सिस्टम बनाती हैं। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, सारा कंट्रोल उनके हाथ में। अच्छा, फैक्ट्री बनाई है उन्होंने? नॉट फैक्ट्री, इकोसिस्टम। एक कंपनी है जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है लेकिन लिटरली हर जगह है। अतुल लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, शायद नहीं भी। लेकिन अगर आपका घर पेंट, टायर, शैम्पू, एग्री प्रोडक्ट्स या फार्मा में कुछ भी कंज्यूम करता है तो चांसेस आर अतुल के मॉलिक्यूल वहां होंगे। ये कंपनी इंडिया की पहली प्राइवेट केमिकल कंपनी थी और आज भी इट क्वाइटली सप्लाइज की रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज दैट टच ऑलमोस्ट एवरीथिंग: एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल्स, पर्सनल केयर, कंस्ट्रक्शन एंड द लिस्ट गोज ऑन। कंपनी के दो मेजर सेगमेंट्स हैं, लाइफ साइंस केमिकल्स और परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स। और इन सेगमेंट्स के अंदर भी 6 SBUs यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स ऑपरेट करती हैं, जैसे कि एरोमेटिक्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, पॉलीमर्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स एक्सेट्रा। तो ये कोई एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड केमिकल पोर्टफोलियो बन चुकी है जिसमें रॉ मटेरियल से लेके फाइनल फॉर्मुलेशन तक सबका कंट्रोल है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक बासु मलिक, जिन्होंने 2000 में इन्वेस्टिंग का सफर शुरू किया और आज वो श्री रामा मैनेजर्स PMS के को फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। वो इंटेल सेंस कैपिटल के फाउंडर भी हैं और IIM कैलकाटा के एलम भी। आज वो इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। अतुल कौन कौन से सेक्टर्स में ऑपरेट करता है और ऐसा कोई सेगमेंट है जो पूरे बिजनेस को डोमिनेट करता है? ब्रेथ देखिए इस कंपनी का, ये हर्बिसाइड बनाता है, फंजीसाइड बनाता है, एरोमेटिक्स बनाता है, इपॉक्सी रेजिन बनाता है, एडेसिव्स बनाता है सिंथेटिक, फार्मा का API बनाता है। 900 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इनके, 400 प्लस फॉर्म्यूलेशंस हैं, 38 से 40 हजार रिटेल आउटलेट्स हैं इंडिया में, करीब 3800 3900 सप्लायर्स हैं एंड ये सप्लाई करता है 30 प्लस इंडस्ट्रीज को एज इनपुट प्रोवाइडर्स। इनमें भी आज के डेट में लाइफ साइंस केमिकल्स जो है, जो इनपुट टू द फार्मा इंडस्ट्री, ये इनका काफी बड़ा सेगमेंट है। सो रफली 30% के आसपास रेवेन्यू वहां से आता है। परफॉर्मेंस केमिकल्स जो सेगमेंट है वो बाकी रफली 70% है, उसमें रेजिन्स है, एडेसिव्स है, ये सारे आते हैं। ये स्ट्रैटेजी उनको कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी दोनों में एज देती है, स्पेशली एक्सपोर्ट क्लाइंट्स के लिए जो कंप्लायंस और प्योरिटी को लेके एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होते हैं। और इंटरेस्टिंगली अतुल का रेवेन्यू 70 प्लस कंट्रीज से आता है। यूरोप, US, लेटम और इवन एशिया पैसिफिक, सब मेजर रीजन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंडिया में डिमांड स्लो भी हो जाए तो अतुल के पास डाइवर्सिफिकेशन का कुशन है। अतुल लिमिटेड के रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखा जाए तो लाइफ साइंस केमिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं रफली 28% और बाकी लगभग 71% आता है परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स से। ये स्प्लिट सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी का स्नैपशॉट नहीं है, ये दिखाता है कि अतुल का बिजनेस कितना इंडस्ट्रियली डाइवर्स हो चुका है। कंपनी के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली यूज होते हैं पेंट्स, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, सोप्स, फार्मा ड्रग्स और इवन इंसेक्टिसाइड्स में। अतुल की जर्नी एक डाई मैन्युफैक्चरर से शुरू हुई थी, लेकिन अब डायरेक्शन है टुवर्ड स्पेशलिटी केमिकल्स जहां मार्जिन्स बेटर होते हैं और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? केमिकल सेक्टर जो है या केमिकल इंडस्ट्री जो है ब्रॉड है, उसमें जो फार्मा का इनपुट इंग्रेडिएंट बना रहा है वो भी केमिकल्स से ही बना रहा है। जो बल्क केमिकल्स है, जो जैसे बेंजीन बना रहा है या टोलुइन बना रहा है या कुछ ऐसे बल्क केमिकल, क्लोरीन बना रहा है जो बहुत ज़्यादा बल्क में बना रहा है, वो भी केमिकल्स है। कोई अगर स्पेशलिटी, कोई स्पेसिफिक नॉवल केमिकल्स बना रहा है जो कम क्वांटिटी में यूज़ होता है लेकिन स्पेसिफिक यूज़ है, वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो डाइज, पिगमेंट्स, ये है, आप परफ्यूम्स यूज करते हो, खाने में या कहीं और सेंट्स यूज होता है, फ्लेवर्स, कलर्स, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलिटी केमिकल्स।
कमोडिटी से स्पेशलिटी जाना मतलब प्रोडक्ट की प्योरिटी को रीडिफाइन करना, ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क्स पास करना और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए टेलर मेड फॉर्मुलेशंस बनाना। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता। कंपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है वाया डीपर R&D, क्लीनर केमिस्ट्रीज और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ताकि प्रोडक्ट प्योरिटी और एप्लीकेशन दोनों एक्सपैंड हो। पर जब एक ही कंपनी इतने सारे सेक्टर्स और केमिस्ट्रीज हैंडल कर रही हो तो मोड किस चीज का बनेगा? डेप्थ पे फोकस होगा या सिर्फ ब्रेथ बना के सरवाइव करेगा? सो बेसिकली क्या है ना कि अतुल का जो मैनेजमेंट है, ये ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ 1947 से अभी तक कंपनी चल रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेगेसी है एंड कंटिन्यूअसली ये कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी बिजनेस में है इतने सालों से एंड लीडरशिप पोजीशन पे है। बहुत सारे एरियाज डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, एनिमल फीड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक्स, डिफेंस, डाइज, ये सारे इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं। तो एडवांटेज इसमें ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन इंडस्ट्री डूइंग वेल। तो बिकॉज केमिकल कंपनीज प्राइमरीली B2B होते हैं, ये दूसरे बिजनेसेस को सप्लाई करते हैं। अगर बहुत नीश फोकस रहा तो कभी कभी क्या होता है कि उनका जो उतार चढ़ाव रहता है वो डिपेंडेंट हो जाता है जिस इंडस्ट्री को वो सप्लाई कर रहे हैं उसके लाइफ साइकिल पे। यहाँ पे वो रिस्क बहुत कम है क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस इज कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड। सो इन अ वे दे आर रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से वेरी वेल मैनेज्ड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो वो एक हिसाब से आप पॉजिटिव मान सकते हो। ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली ये है कि अगर कोई एक कंपनी है जो सिर्फ उस इंडस्ट्री पे फोकस कर रही होती तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती, जो ये नहीं करेगी। बट ओवरऑल अगर आपको कोई एक स्टॉक चाहिए या एक बिजनेस चाहिए जो बहुत सालों तक अच्छा परफॉर्म करे तो अतुल उन कंपनीज में आता है जो ओवरऑल एक कंपाउंडर की तरह परफॉर्म कर सकता है ओवर मेनी इयर्स। तो जैसे हमने देखा अतुल का मोट किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक वेल ऑयल्ड केमिकल इकोसिस्टम है। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन अक्रॉस द वैल्यू चेन, रॉ मटेरियल से लेके एडवांस फॉर्मुलेशंस तक, in-house R&D across 4 centers that support new product development, customer customization and efficiency improvements, deep customer relationships और कुछ tie-ups जो 25 years से ज़्यादा पुराने हैं और ability to customize at scale। इनके पास है 900 plus products, over 4,000 grades और 400 plus active formulations across industries। कंपनी हर जगह डोमिनेट नहीं करना चाहती, बट इट वॉन्ट्स टू स्टे रेलिवेंट अक्रॉस मल्टीपल एसेंशियल इंडस्ट्रीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एरोस्पेस। और ऐसे मॉडल को चलाने के लिए चाहिए रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स अतुल वलसाड, अंकलेश्वर, पनोली जो गुजरात में लोकेटेड है। Let's talk numbers. अतुल लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू 5,583 करोड़ था और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 692 करोड़ रुपीस। नंबर्स इंप्रेसिव लगते हैं बट ये एक स्टेडी क्लाइंब नहीं, डेलिबरेट मूव्स और कॉन्शियस पॉजेस का रिजल्ट है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया लेकिन बीच में जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉफिट्स में काफी डिप्स थे वो किसी डिमांड कोलैप्स की वजह से नहीं था। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। सो मार्जिन्स का अगर हम देखें तो एक तो ये है कि बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट में मार्जिन्स वेरी करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट्स है या कोई सेगमेंट है जो हाई मार्जिन है वो अच्छा करता है कि नहीं करता है उस हिसाब से। बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मार्जिन्स फ्लक्चुएट करता है 12% से 20-22-25% तक। अभी जो है हम वो साइकिल के नीचे की तरफ है। सो वी आर क्लोज टू 12-13-15%। जब पिकअप करेगा तो ये मार्जिन्स, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ अ सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो धीरे धीरे ये मार्जिन्स ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर पाता है तो मार्जिन्स 18-20% जा सकता है। और एक फैक्टर मोस्ट केमिकल कंपनीज में होता है वो क्रूड का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि क्रूड सबसे इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है। तो क्रूड का प्राइस फ्लक्चुएशन पे मार्जिन्स थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अभी लास्ट एक साल से क्रूड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो मार्जिन्स आर स्टेबल। सो गोइंग फॉरवर्ड क्रूड के हिसाब से थोड़ा मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट आ सकता है या थोड़ा प्रेशर भी आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 के बीच अतुल ने 1600 प्लस करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, नॉट टू मेंटेन बट टू ट्रांसफॉर्म। जब बाकी प्लेयर्स कैपेक्स कट कर रहे थे अतुल वाज बिजी बिल्डिंग
और सबसे बड़ा बेट था एक ब्रांड न्यू 50,000 TPA ईपॉक्सी रेजिन प्लांट। आप सोच रहे होंगे कमोडिटी प्रोडक्ट पे इतना पैसा क्यों? ये वही ईपॉक्सी है जो आपके पेंट्स, कोटिंग्स, विंड ब्लेड्स और सर्किट बोर्ड्स में यूज होती है। पर एनालिस्ट बताते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉल्यूम। कंपनी इज पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर एप्लीकेशन ग्रेड ईपॉक्सी, जिसका डिमांड ईवीज, एरोस्पेस और रिन्यूएबल्स में एक्सप्लोड हो रहा है। ये इन्वेस्टमेंट 770 करोड़ रुपीस एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एट फुल यूटिलाइजेशन। और अतुल के पास रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये रैंप अप सिर्फ वक्त की बात है। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन, इतना बड़ा कैपेक्स कैसे फंड हुआ? ज्यादा लोन्स, डाइल्यूशन? नहीं, अतुल का मॉडल सिंपल है, लो डेट, हाई इंटरनल अक्रूवल्स। एनालिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये कैपेक्स ऑर्गेनिक ग्रोथ का इंजन है एंड इट्स नॉट फाइनेंशियल रिस्क। लेट्स सी व्हाई। अगर हम केपेक्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी इन लोगों ने केपेक्स किया है। इनका जो सिंथेटिक एडेसिव्स है 1000 करोड़ का, आप जैसे आपने बताया कि पोटेंशियल प्रॉफिट आएगा फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। 50,000 TPA का प्लांट बिठाया है, बट सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं, इन लोगों ने अभी 300 TPD का क्लोरीन गैस का प्लांट बिठाया है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, 2000 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने लगाया है। द अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली इन दिस स्पेस की केपेक्स लगा है, उसका रिजल्ट्स अभी तक नहीं आया है और वो रिजल्ट्स अभी धीरे धीरे नंबर्स में कन्वर्ट होंगे। यानी कि कंपनी के पास पैसा भी है, पेशेंस भी और क्लियर डायरेक्शन भी। अब अगर आप चार्ट्स देखें तो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 के बाद प्लेटो लगता है। कंपनी ने डेलिबरेटली टारगेट्स नहीं दिए, जस्ट अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। बट पास पैटर्न्स के हिसाब से कैपेक्स के 2 से 3 साल बाद वॉल्यूम और मार्जिन दोनों ब्रेकआउट करते हैं। यही चीज़ जो है वो कंजर्वेटिव एक जो मैनेजमेंट है वो अपना प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बताया, डेट फ्री है, अपना इंटरनल एक्रूवल से ग्रो करते हैं। और ये आपको मतलब कि ये कंपनी इंडिपेंडेंस से अब तक चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियसली बहुत कुछ करता है, बहुत ज़्यादा डेट ले लेता है। बिकॉज हम अगर देखते हैं ना कि कंपनीज में प्रॉब्लम्स कब आती है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन हो, बहुत ज़्यादा मर्जर एक्विजिशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हैं और वो फिर संभाल नहीं पाते। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करते, ये धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, स्लो एंड स्टडी। जहाँ पे उनका फोकस है उसको थोड़ा थोड़ा करके इंटरनल अक्रूवल से ग्रो करते हैं एंड उस हिसाब से स्लो एंड स्टेडीली ये ग्रो करते रहते हैं। आज के टाइम में केमिकल इंडस्ट्री का बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड है रेगुलेटरी रिस्क। एक नया ऑर्डर, एक नया शटडाउन और पूरी सप्लाई चेन हिल सकती है। इंडिया के कई रीजन्स में स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स आ गए हैं और कई कंपनीज अब ये सोच के इन्वेस्टमेंट्स पोस्टपोन कर रही हैं। पर अतुल की अप्रोच थोड़ी अलग है। एक बिजनेस का आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि 75 साल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो दैट इज इन इटसेल्फ शोइंग यू कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता, गड़बड़ होता, तो ये इतने सालों से वो बिजनेस कर नहीं पाते। केमिकल्स, हाँ आप सही है कि आज के डेट में ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में माना जाता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट रहता है। एंड द गुड पार्ट की नॉट ओनली अतुल बट इंडिया में जो केमिकल सेक्टर है, जो कंपनीज, एटलीस्ट जो रेगुलेटेड कंपनीज है, वो सारे कंप्लाई करते हैं सारे रेगुलेशंस के। मोस्टली सारे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले कंपनीज हैं या उनका जो डिस्चार्ज होता है, एफ्लुएंट्स होता है, वो प्रोसेस्ड होता है। तो एनवायरमेंटली ये अप्रूवल्स इनके पास होते हैं। इनफैक्ट ये आज के डेट में इनके लिए एक बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत अलग से इनको कुछ करना पड़ता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है आपको प्लांट चलाने का। क्योंकि अगर आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं होंगे, आपके पास डिस्चार्जेस ठीक से नहीं होंगे, तो आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई रिस्क नहीं है। अतुल के बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वॉलेटाइल रॉ मटेरियल कॉस्ट, लॉन्ग जेस्टेशन कैपेक्स यानी कि रिटर्न्स लेट होने पर पेशेंस चाहिए, और ग्लोबल प्राइसिंग प्रेशर स्पेशली फ्रॉम चाइना। क्योंकि देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काफी प्लेयर्स हैं, आरती इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, SRF, नवीन फ्लोरीन। हर कंपनी का कॉम्पिटिटर है, इसका भी कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है तो हर एक सेगमेंट में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ओवरऑल कंपटीशन तो रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटर्स नए आए हुए हैं। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडिया में कॉम्पिटिटर्स हैं इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में
अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे डाइज में अलग कॉम्पिटिटर है, लाइफ साइंस केमिकल्स में अलग कॉम्पिटिटर है, रेजिन्स में अलग कॉम्पिटिटर्स है, ऐसे हर एक सेगमेंट में अलग अलग कॉम्पिटिटर है। पर अतुल की स्टोरी थोड़ी यूनिक है। दे आर नॉट इनटू जस्ट वन प्रोडक्ट, दे आर इनटू अ होल इकोसिस्टम जहां हर वर्टिकल एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब सवाल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या ट्रैक करे। सो पहली बात तो ये है कि आप जैसे हमने डिस्कस किया, मार्जिन्स देखते रहना चाहिए कि मार्जिन्स इंप्रूव कर रहा है, सेम रह रहा है, मार्जिन का डायनामिक्स कैसे है। फिर जो रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट का थीसिस आज के डेट में ये है कि ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो वो ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट मॉनिटरेबल इन दिस केस। अतुल उन कंपनीज में से है जहां डिटेल ही डायरेक्शन देती है। तो हर क्वार्टर कुछ चीजें जैसे नए प्लांट्स का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, इपॉक्सी जैसे बेड स्केल हो रहे हैं या नहीं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं या और स्क्वीज हो रहे हैं, इनको मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अतुल काफी स्टेडी चल रहा है, लेकिन केमिकल स्पेस में किसी भी शिफ्ट का रिपल इफेक्ट काफी बड़ा होता है। ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि अतुल का नेक्स्ट फेज हेडविंड होगा या टेलविंड। आपको क्या लगता है, अतुल का ये स्लो कंपाउंडिंग स्टोरी बना रहेगा या ये एक क्राउडेड स्पेस बन चुकी है? नीचे कमेंट्स में अपने आंसर्स जरूर बताएं और अगले एपिसोड में किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहेंगे ये भी हमें बताएं। मिलते हैं जल्दी ग्रो टीवी के नए एपिसोड के साथ, एक नए स्टॉक के फुल स्टैक एनालिसिस के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे इन्वेस्टेड, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.